प्रेशर फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामने आ जाओ, तुमको दिखेगा नहीं, छोटे हो तुम, सामने आ जाओ। ये नहीं नहीं, इतने रिशान सामने बैठा है, शायद सामने बैठा हो, थक जाएगा। अच्छा, प्रेशर हमें फ्लूइड्स में प्रेशर लगता है, ये पढ़ना, लेकिन उसके पहले हमें यही नहीं पता कि प्रेशर होता क्या है और प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको एक बात बता दूं कि प्रेशर फोर्स से रिलेटेड एक टर्म है। अगर कहीं फोर्स है, अगर कहीं भी फोर्स है तो वहां प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज। अच्छा, फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक मास अगर डिफाइंड है, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, कुछ भी उसका एक मास डिफाइंड है और उसकी एक वेलोसिटी यू है, और एक टाइम के बाद, अच्छा मैं अगर तुम्हें बोलूं व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, ये पढ़ा था हमने, एम इंटू यू, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, और फिर इस एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी हो गई। तो अब इसमें मोशन कितना है, एम इंटू वी। ये मोशन अलग है, ये मोशन अलग है, नॉट बिकॉज इसका मास चेंज हुआ बट बिकॉज इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो मोशन कितना चेंज हुआ है, एम वी माइनस एम यू। और कोई चीज चेंज होती है तो उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। हम मान लेते हैं ये जो चेंज आया है, इस चेंज में टाइम टी था, तो टी सेकंड में कितना मोशन चेंज हुआ है, एम वी माइनस, तो एक सेकंड में कितना चेंज आएगा, एम वी माइनस एम यू बाय टी, एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसको हमने क्या किया था, एम इंटू ए। अच्छा, फिर फाइनली हम इस बात पे पहुंच गए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन चेंज होता तो वो खामखा नहीं होता। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप नोटिस करते, ऑब्जर्व करते कि मोशन चेंज हो रहा है, तो मोशन चेंज होने के पीछे वजह क्या थी, उसमें एक फोर्स लगता है। अब इसको हमने किससे जोड़ दिया था, ये वाला टर्म क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज बेवजह नहीं होता है, उसमें एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स को हमने रिलेट कर दिया था, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया था हमने एम एक, फिर कांस्टेंट लेके इसको कर दिया था एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इस फोर्स से और इस चैप्टर में जो हम फोर्स पढ़ेंगे, दोनों में अलग अलग बातें। अच्छा, यहां अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहां मैंने फोर्स की बात करी, एक ऑब्जेक्ट था, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा था, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई, और बेवजह वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उस पर फोर्स लग रहा है। यहां मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक मास है एम, मैं कह रहा हूं इस पे एक फोर्स डिफाइंड है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, इसका यू जीरो है, वी भी जीरो है, फिर भी मैं कह रहा हूं एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे डिफाइंड है। गेस कर सकते हो क्या, क्या, ग्रेविटेशन, वेरी गुड। इस पर्सपेक्टिव से देखा तो ऐसा लगता है यू वी अगर जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, लेकिन फोर्स सिर्फ यही थोड़ी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हमेशा एक्ट कर रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठा दूंगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, मैं फिर ऊपर उठाऊंगा, ये फिर ऊपर नीचे आ जाएगा, हर बार मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, ये नीचे आ जाता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ ऊपर उठाना और ये चाहता है नीचे जाना, मतलब कुछ है जो इसको खींच रहा है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट किया था हमने, उस ऑब्जेक्ट का मास, फोर्स कैसे आता है, एम इंटू ए, मास तो मुझे पता ही है, और इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी, और अर्थ की ग्रेविटी कौन, छोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फोर्स लिखते हैं, लेकिन जब मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। तो इस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। एक ऑब्जेक्ट का वेट, अच्छा मैं बोल ऑब्जेक्ट का वेट रहा हूं, लेकिन मीन क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा बोलना होता है, हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट। तो व्हेनेवर आई से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू जी। नेक्स्ट, तो प्रेशर, प्रेशर P is related to force। अब ये जो फोर्स है इसमें certain points to be kept in mind, कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज किए जाएंगे जब तुम्हें प्रेशर डिफाइन करना होगा, जब तुम्हें प्रेशर किसी को समझाना होगा तो तुम्हें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये फोर्स एकदम नेचुरल, जो फोर्स की हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, धक्का लगा, मूव किया, वैसा कुछ है, यहाँ कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज किए जाएंगे। देखो, फोर्स कैन एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। मैं सरफेस लेता हूं और इस सरफेस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लगा रहा हूं, इस सरफेस से फोर्स ने कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बनाया है, ये एंगल को मान लेते हैं थीटा। अच्छा, ये जो थीटा है इस सरफेस के साथ, ये थीटा 0 नहीं है, ये थीटा 90 भी नहीं है, ये थीटा 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो ऐसे में बहुत सारे फोर्स लगा सकता हूं इस सरफेस पे। अभी मैं जितना नीचे जा रहा हूं थीटा कम हो रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे और थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये एक ऐसा फोर्स है जो सरफेस पे लग रहा है परपेंडिकुलरली। किसी सरफेस पे फोर्स बहुत सारे डायरेक्शन में लग सकता है, बहुत सारे डायरेक्शन से मेरा मतलब है बहुत सारे एंगल्स में लग सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस होगा जहां फोर्स उस सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगा होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसमें मैं इसको रख देता हूँ, अच्छा मैं अगर टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ, देखो इसमें मोशन आएगा। मैं अगर इस सरफेस पे फोर्स लगाता हूँ किसी एंगल में, इसमें मोशन आ जाएगा, अरे इसमें मोशन आएगा ना। लेकिन अगर इसी सरफेस में मैं फोर्स लगाता हूँ परपेंडिकुलरली तो इस पे कोई मोशन नहीं है। तो हमने एक ऐसे फोर्स को कंसीडर किया जो किसी सरफेस पे नॉर्मली लग रहा होता है, और इस फोर्स को एक नाम दे देते हैं, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन एनी सरफेस, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन एनी सरफेस। नेक्स्ट टाइम इस फोर्स को ऐसे नहीं बोलेंगे फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन एनी सरफेस, इसको बोलेंगे थ्रस्ट। मैं थ्रस्ट बोलूंगा तुम समझ जाना मैं एक ऐसे फोर्स की बात कर रहा हूँ जो सरफेस पे नॉर्मली लगे, लगने को सारे एंगल में लग सकता था लेकिन नॉर्मली। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट का वेट तुम चाहो ना चाहो ये हमेशा नॉर्मली लगता है, तो मैं बोल सकता हूँ वेट और थ्रस्ट सिनोनिम है। नहीं समझे, अच्छा तो हम प्रेशर की बात कर रहे थे और अभी तुम लोगों को लगता है वहां से तुम लोगों को समझ आएगा, सामने आओ। जब भाई फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन एनी सरफेस, ये बात जो मैंने कही थी ना कि अगर प्रेशर को समझना है तो फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए बोला था कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जब तुम प्रेशर डिफाइन करोगे तो तुम फोर्स लोगे, और ये फोर्स वैसे सरफेस पे फोर्स किसी भी एंगल में लग सकता है, लेकिन प्रेशर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम उसी फोर्स की बात करेंगे जो सरफेस पे नॉर्मली लग रहा है। तो एक काम करते, अच्छा इसको नाम देते हैं फोर्स, इसको नाम देते हैं फोर्स, इसको भी नाम देते हैं फोर्स, इसको भी नाम देते हैं फोर्स, लेकिन ये इस फोर्स को क्या लिख देते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली
on any surface. थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा? थ्रस्ट का यूनिट क्या? यूनिट ऑफ थ्रस्ट ये क्या होगा? यूनिट ऑफ, अरे फोर्स ही तो है, तो थ्रस्ट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। निशान नाम है ना तुम्हारा, फोर्स का यूनिट बोलो तो। मैं ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम फोर्स की यूनिट नहीं बोलते, राइट? यूनिट प्रीवियस यूनिट क्या था फोर्स का? राइट। और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या था? हाँ, चाबी भाई। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट। अच्छा, डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या है? एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एक डाइन 10⁻⁵ न्यूटन। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या क्या होगा? जो फोर्स का यूनिट है वही थ्रस्ट का यूनिट होगा। मतलब थ्रस्ट की यूनिट एसआई में न्यूटन, सीजीएस में डाइन, ये ग्रेविटेशन का यूनिट होगा। हमें ये भी नहीं पढ़ना है ना, प्रेशर पढ़ना है। और प्रेशर पढ़ने के लिए जो फोर्स अब मैं कंसीडर करूंगा वो फोर्स कौन सा है? थ्रस्ट। अब एक बात देखो, मैं रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट ले लेता हूं इस तरह का, अरे आओ, कौन था? एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसका वेट कितना होगा? mg। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस के ऊपर या सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमेशा नॉर्मली लगता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस के ऊपर या जिस सरफेस के कांटेक्ट में वो है वहां हमेशा नॉर्मली लगता है। ये बात मानते हो? वो फोर्स जो सरफेस पे नॉर्मली लगता है उसको कहते हैं थ्रस्ट। और वेट एक ऐसा फोर्स है, तुम किसी भी सरफेस पे रखो, मैं अगर इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं और मैं तुम्हें कहता हूं इसका वेट कहां लग रहा है, तुम ऐसे बना के दिखाते हो कभी? कहां लगता है? वेट एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है। वेट इज सच अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मली ऑन द सरफेस। मतलब वेट एक थ्रस्ट है। थ्रस्ट हमने बोल दिया ना, थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो नॉर्मली लगता है, और वेट एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा नॉर्मली लगता है। मतलब मैं वेट को बोल सकता हूँ ये थ्रस्ट है। ये सारे एक ही चीज पर फोकस करें लेकिन वर्ड्स अलग अलग है, नाम अलग अलग है। तो वेट थ्रस्ट की तरह काम करता है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है और मैं पूछ रहा हूं इसका वेट कितना है? m इंटू। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे रखता हूं तो इसका वेट कितना होगा? इसका वेट कितना होगा? mg। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे रखता हूं तो भी इसका वेट कितना होगा? mg। तो इसका वेट चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट whatsoever is the orientation of the object। इस ऑब्जेक्ट को तुम इस सरफेस के ऊपर कैसे भी रख दो, अगर तुम बैलेंस कर सकते हो, whatsoever be the orientation, the weight will not change।
ये बात समझ में? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस। अरे वेट कैसे चेंज हो सकता है? वेट किसका प्रोडक्ट है? मास और जी का। मैं ऑब्जेक्ट को टेढ़ा रखूं, सीधा रखूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे जैसे भी खड़ा हूं, मेरा मास थोड़ी चेंज होगा। नॉर्मली बात करो, अभी मैं इक्वेटर में जाऊं, जहां खड़े होने की बात। तो मास चेंज नहीं होगा, और वेट क्योंकि m इंटू जी का प्रोडक्ट है, जी भी चेंज नहीं होगा, तो वेट चेंज नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस whatsoever is the orientation of the object। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट चेंज नहीं हो। मान लिया ऑब्जेक्ट को तुम कैसे भी रखे हो सरफेस पे, ऑब्जेक्ट को तुम सरफेस पे कैसे भी रखो, उसका वेट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका आउटकम अलग अलग होगा। द आउटकम विल बी डिफरेंट फॉर द सेम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर द सेम weight of the object. It depends how it is placed on the surface. There is something which will be varying. Weight same है, तुमने उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है, कुछ है जो बदल जाएगा। वो कुछ क्या है? प्रेशर। ऑब्जेक्ट का वेट सेम है, अब तुमने उस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे कैसे रखा है, उससे वेट नहीं बदलेगा, कुछ है जो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? प्रेशर। मतलब प्रेशर एकलौता फोर्स पे डिपेंड करने वाला टर्म नहीं है। प्रेशर एकलौता फोर्स पे डिपेंड करने वाला टर्म नहीं है। प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए, सिर्फ फोर्स नहीं चाहिए, हमें एक और चीज चाहिए, उसे कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है mg, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है mg, वेट तो सेम है। अब एक बात बताइए, ये वाला जो mg है, ये कितने एरिया में डिस्पर्स होके रखा है? ये इतने एरिया में बटा हुआ है ना। इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट एक रेक्टेंगुलर बेस इस पे, लेकिन इसका वेट, इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना। प्रेशर, फोर्स और एरिया, ये दोनों का आउटकम। अब एक काम करते हैं, इस पूरे ब्लॉक का वेट निकाल लेते हैं। सपोज इस पूरे ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है, इस पूरे ब्लॉक का वेट, और इस बेस को अगर मैं डिवाइड करता हूं, यहां कितने क्यूब्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तोड़ दे, सब तोड़ दे। 15 16 17 18 19 20, ये 100 न्यूटन कितने क्यूब्स में डिवाइडेड है? इन 20। अच्छा क्यूब में इसको स्क्वायर करते हैं, इन 20 स्क्वायर्स, और मैं यहां भी बांट लेता हूं, तो यहां कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहां पर 12 स्क्वायर्स है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखता हूं, तो भी इसका वेट कितना होगा? 100 न्यूटन। अच्छा क्या लिखा है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज व्हाटसोएवर इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो भी इसका वेट कितना होगा? 100 न्यूटन। मैं इसको ऐसे घुमा के पकड़ूं तो भी इसका वेट कितना होगा? 100 न्यूटन। लेकिन अभी अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है, जो वेट है, वो कितने स्क्वायर्स में डिवाइडेड है? 20 स्क्वायर। अच्छा एक छोटे से स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा? 20 स्क्वायर्स में
20 स्क्वायर्स में कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। तो एक स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन बाई 20, ये कितना हो गया? 5 न्यूटन। अच्छा, अब अगर इस पत्थर को उठा के मैं ऐसे खड़ा करके, तो वेट कितना होगा? सेम। हाँ, लेकिन यहां लिख देता हूं, तब वो 100 न्यूटन कितने स्क्वायर्स में बढ़ जाएगा? 12। तो 12 स्क्वायर में कितना वेट होगा? 100 न्यूटन। एक स्क्वायर में कितना वेट होगा? 100 बाई 12, ये कितना आएगा? 9.8 समथिंग, ये कुछ आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू चेंज हो गया ना? अगर मैं इस पत्थर को इस तरह से रख देता हूं, तो एक छोटे से स्क्वायर में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये कितना आएगा? ये डिवाइड करके बोलना एग्जैक्ट वैल्यू। अरे डिवाइड करके बोलना कितना। कितना? क्या समझे? ओ हीरो, बहुत बात करती है। अच्छा, क्या मतलब? प्रेशर, फोर्स 100 न्यूटन का। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखता हूं, तो यहाँ बहुत सारे स्क्वायर्स में डिवाइडेड हो, पर स्क्वायर में कितना फोर्स है? 5 न्यूटन। और इसी को मैं ऐसे खड़ा करके रख दिया, तो पर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है? 8.5 न्यूटन। फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं। मैंने क्या किया? इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड किया, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़ा रखूंगा, तो भी मैंने ये सेम फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पर एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, इसको अब से प्रेशर बोलेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब इसमें चेंज करते हैं। मैंने जो फोर्स की बात करी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट का। मैंने जिस फोर्स की बात करी ऑब्जेक्ट का वेट, मैंने जिस फोर्स की बात करी वो ऑब्जेक्ट का वेट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस पे हमेशा नॉर्मली लगता है, तो वो क्या है? थ्रस्ट। तो प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये वेट थ्रस्ट होगा। मैं क्या निकाल रहा हूं? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये जो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया है, ये प्रेशर है। प्रेशर समझ आ गया? तो फोर्स, हर कोई फोर्स नहीं, वो फोर्स जो नॉर्मली लगता है, और वो फोर्स किस सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, वो जो फोर्स लग रहा है वो किस सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? फोर्स अपॉन दैट एरिया। अच्छा, फोर्स भी कौन सा? नॉर्मल। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट area. This is what we call as pressure. So pressure is basically thrust per unit। तो एक ही बात लिख लो। पहले इतना लिखो, फिर प्रेशर लिखते हैं। तो एक फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट का वेट, एक ऑब्जेक्ट का वेट वो कितने सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ऑब्जेक्ट का वेट वो कितने सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस सरफेस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका इंपैक्ट, उस वेट का इंपैक्ट क्या होगा, ये हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? उस पूरे वेट में जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स बन सकते हैं उनको डिवाइड कर लो, और वो वेट एक छोटे से स्क्वायर में कितना लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स नॉट ऑन द होल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बट द फोर्स ऑन दैट
यूनिट एरिया, नहीं समझे ना? एक वेट है, एक फोर्स है जो टोटल सरफेस पे लग रहा है, टोटल सरफेस को मत देखो, या ऐसे समझो, ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इससे भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, अच्छा इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट का इंपैक्ट अर्थ सरफेस पे जब मैं इनको गिराऊंगा तो अलग अलग इंपैक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से गिरा रहा हूं अर्थ सरफेस पे, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से गिरा रहा हूं अर्थ सरफेस पे अलग अलग इंपैक्ट होगा। अब इस इंपैक्ट को तुम्हें कंपेयर करना है। अच्छा बेसिकली लग क्या रहा है, वेट लग रहा है ना, ऊपर लग रहा है, और इस वेट का इंपैक्ट क्या लग होता है। अब सिर्फ वेट रेस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है, सिर्फ वेट रेस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं है, कितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों वेट और एरिया, वेट और एरिया, इसका एक रेशियो ले लेते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं इस छोटे से स्क्वायर पर, इस छोटे से स्क्वायर पर कम फोर्स लग रहा है, और यहां इस सेम स्क्वायर पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो भी तुम्हें पता चल जाएगा ना इनका इंपैक्ट क्या होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं इस स्क्वायर पर, इस पूरे सरफेस को मत देखो, इस छोटे से स्क्वायर पे कितना फोर्स लग, और यहां भी वही कर लो, इस छोटे से स्क्वायर पे कितना फोर्स लग। अगर मैं तुम्हें बता देता हूं फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, सपोज इस छोटे से स्क्वायर पर मैं तुम्हें बता देता हूं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ सेम स्क्वायर पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यू हैव एन आइडिया कहां इंपैक्ट ज्यादा होगा, कहां इंपैक्ट ज्यादा होगा। अच्छा इससे और भी अच्छी बात आ जाती है, मैं तुम्हें ये बता दिया कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। अब इसको बिगर डायमेंशन में देखो, मैं तुम्हें बता दिया पर यूनिट एरिया में एक छोटे से स्क्वायर में जो फोर्स लगेगा वो 10 न्यूटन। अब तुम्हारे पास एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, मैंने तुम्हें एक छोटी सी टेबल दे दी, और मैंने तुम्हें बताया कि टेबल में तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के मुझे दिखाना है, और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये टेबल कितना फोर्स विथस्टैंड कर सकती है। जब हम टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेबल में एक माउंट एवरेस्ट ला के रख दूंगा तो भी वो सह लेगा, एक सर्टेन वेट होता है जो वो सह पाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ इस टेबल का जो माउंट है, जो टेबल टॉप है, वो इतना फोर्स सह सकता है। अब तुम उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सपोज ये टेबल टॉप ये 50 न्यूटन का फोर्स सह सकता है। अब तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हो और तुम्हें वैल्यू पता है पर यूनिट एरिया ये कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज 2 न्यूटन का पर यूनिट स्क्वायर में, ये कितना फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का। तो तुम्हें पता है ना तुम कहां तक कंस्ट्रक्शन करोगे, पर यूनिट स्क्वायर में कितना लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन पर यूनिट स्क्वायर। ऐसे तुम कितने स्क्वायर बनाओगे, मैक्सिमम 25, और उसके बाद रुक जाओगे, क्योंकि इसके बाद ज्यादा बॉक्स लगाते ही ये कोलैप्स कर जाएगा। ये बात समझ आएगी। तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ये काफी काम का होता है, बड़े बड़े वैल्यूज को ये छोटा कर देते। कोई डाउट है इसमें? सो प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वेट W इक्वल्स टू mg, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, थ्रस्ट, और ये कितने सरफेस एरिया में लग रहा है, मान लेता हूं ये सरफेस एरिया कितना है A, तो क्या करेंगे A मीटर स्क्वायर में, A मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है W इक्वल्स टू mg, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा mg बाई A। ये क्या है, ये प्रेशर है ना, पर यूनिट स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है
ए मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है एमजी, पूरे ए मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है एमजी, एक मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा एमजी बाय ए, ये क्या है प्रेशर। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये वैसे तो वेट है लेकिन क्योंकि वेट नॉर्मली लगता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थ्रस्ट, और ये थ्रस्ट किस एरिया में लग रहा है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मैथमेटिकली मैं प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ थ्रस्ट बाय एरिया। अच्छा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, यूनिट ऑफ थ्रस्ट बाय यूनिट ऑफ एरिया, थ्रस्ट का यूनिट क्या है, थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है ना, थ्रस्ट का यूनिट न्यूटन और एरिया को किसमें लिखेंगे मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो तुम सीधा पास्कल बोल दो। अच्छा थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी, एरिया स्केलर होता है कि वेक्टर, एरिया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, आगे जाके पढ़ोगे कभी तो ऐसा लगता है कि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, तो प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे वेक्टर, प्रेशर क्या है, प्रेशर स्केलर होता है, क्यों होता है वो भी देखते हैं। समझी, बोलो प्रेशर का डेफिनेशन, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये एक्टिंग लिखा था ना, ये नहीं था, देख देख के बोला तो पूरा बोलता। अच्छा मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है, थ्रस्ट, और डिनोमिनेटर में, अच्छा थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग। अच्छा ये नॉर्मली और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है, और नॉर्मली देखो 1 पास्कल यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये बहुत सारी यूनिट्स होती है, एक यूनिट तो मैंने अभी क्या लिखी पास्कल, प्रेशर की क्या क्या यूनिट होती है, एक तो होता है पास्कल, एक तो होता है बार, एक होता है एटीएम, ये सब देखेंगे, एक होता है, मत बात करो आपस में, मत बात, रुको ना यार, पहले इनका रिलेशन, उसके लिए हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर व्हाट इज 1 पास्कल। अच्छा प्रेशर ये क्या होता है, थ्रस्ट एरिया, इसको क्या लिखा है हमने पास्कल, और इसको क्या लिखा है न्यूटन, इसको क्या लिखा है मीटर स्क्वायर। अगर तुझे डिफाइन करना है 1 पास्कल तो यहाँ क्या लिख देना 1 पास्कल, यहाँ क्या लिख देना 1 न्यूटन, और यहाँ क्या लिख देना 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब इसको वर्ड में करो, प्रेशर इज सेड टू बी 1
पास्कल। इफ अ थ्रस्ट या फोर्स, इसको क्या बोलोगे? Thrust. If a thrust of 1 Newton is acting on a surface area of 1 meter square, pressure acting is said to be 1 Pascal. If a thrust of 1 Newton is acting on a surface area of 1 meter square, thrust बोल दिया ना यार, thrust मतलब ही तो force acting on me. तो 1 Pascal क्या होगा? 1 Pascal is the pressure या ऐसे बोलो pressure is said to be 1 Pascal. If a thrust of 1 Newton is acting on a surface area of 1 meter square, समझी? 1 न्यूटन ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट बाय चॉइस 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक स्क्वायर, अर्थ सरफेस के ऊपर स्कीम ले लेना 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ, एक स्क्वायर काट लेना। ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। अभी सरफेस एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। अगर इस 1 मीटर स्क्वायर में, अच्छा इस पे फोर्स लगाना शुरू करना, इस पे फोर्स लगाना 0.001 और बढ़ाते जाना, 0 बढ़ाते जाना, 0 बढ़ाते जाना। फोर्स लगा चुके होगे तुम, हम बोलेंगे कितना प्रेशर लग रहा है? 1 पास्कल। सरफेस एरिया को सेम रख दिया, सरफेस एरिया को सेम रख दिया, बहुत मिनिमम फोर्स लगाया, बहुत बहुत कम फोर्स लगाया 0.001 और फिर 1 पास्कल नहीं बोला। जब ये फोर्स एग्जैक्ट न्यूटन था किस एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर में। हम कहते हैं अभी प्रेशर लग रहा है 1 पास्कल। ये मैंने यहाँ पे 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्टिंग, द प्रेशर एक्टिंग, the pressure is said to be 1 Pascal if a thrust of 1 Newton is acting on a surface area of 1 meter square. ये बात समझ में? अब ये बार क्या होता है और ये एटीएम क्या होता है ये देख, पहले इतना लिख लो, लिख लिए? मिटा दू? लिख लो। डाउट है? नहीं। अब ये यूनिट्स का क्या मतलब है वो देख। कौन बोलेगा? एकांत तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर है, खड़े हो जाओ ना। पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही यूनिट है। सीजीएस में कन्वर्ट करो, टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा कन्वर्शन? 1 Newton per meter square is how much टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्शन फैक्टर कितना होगा बोलो? अर्शी तुम बोलो, और अभिनव सुल्ताना तू बोलो। ये कन्वर्शन करके यहाँ पे कितना आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, सॉल्व करो। तुम कुछ बोलो मत, मुझे कन्वर्शन वैल्यू बोलो। ये क्या है? 1 Newton/1 मीटर होल स्क्वायर। अच्छा 1 न्यूटन, इसको क्या लिख सकते हैं? 1, ये क्या है? 10⁵ राइट। और 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? 10⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻²।
समझे? लिख लो। हो गया लिखना? इधर देखो, अर्थ इस पे एक 1 मीटर और 1 मीटर का स्क्वायर काट लेते। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एंड एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस मतलब मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एंड ये सब बहुत मैसिव क्वांटिटी में है ना। अच्छा, गैसेस की टेंडेंसी होती है ये एस्केप करना चाहती है, नहीं समझो? गैस का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? ये किसी एरिया में कंफाइन नहीं रहता, ये तो एस्केप करना चाहता है। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्यों है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा है। बाकी प्लैनेट्स में भी एटमॉस्फेयर था, लेकिन क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम था तो गैसेस एस्केप हो। लेकिन अर्थ ने क्या करा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक गैसेस को पकड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हाँ, एक एक डिस्टेंस के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाता है तो और गैसेस नहीं होती। एक डिस्टेंस के बाद एटमॉस्फेयर नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर, यहां तो एटमॉस्फेयर है। ये सारी गैसेस इस 1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितना फोर्स लगा रही है? अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाती है कितने सरफेस एरिया में? 1 मीटर स्क्वायर में। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? 1 पास्कल। अच्छा, अगर ये 0.001 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो हम प्रेशर को क्या कहते हैं? 0.001 पास्कल। ये चल जाता है। अरे इसीलिए तो 1 न्यूटन को डिफाइन किया था। अगर 1 न्यूटन है तो पास्कल कितना है? 1 पास्कल। और अगर ये 0.01 है तो ये कितना होगा? 0.01 पास्कल। इस तरह से वैल्यू चेंज करता रहेगा। यू नो व्हाट? अर्थ के सरफेस पे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इतना टुकड़ा काट लिया, और ये जो लेयर ऑफ एयर है, ये पता है कितना फोर्स लगाती है 1 मीटर इंटू 1 मीटर में? गैस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो गैसेस है, उसका एक मास है, उसका एक वेट होगा। ये सारी कहानी मैंने क्या बताई? अर्थ के गैसेस का मास होगा, और अगर मास है तो उसमें जी लगा दो, वो वेट हो जाएगा। वेट कैसे एक्ट करता है सरफेस पे नॉर्मली? तो ये क्या हो गया? थ्रस्ट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अर्थ का जो लेयर ऑफ एयर है वो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है इस पे। वो थ्रस्ट का वैल्यू कितना है बोलो तो? ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है ना सब? ये वैल्यू होता है 101,325 न्यूटन। 101,325 न्यूटन। कितना फोर्स लगाता है समझे? मतलब तुम शायन की अगर मैं बात करूं तो शायन का लेंथ और ब्रेथ मोटा मोटी 1 मीटर बाय 1 मीटर का है। तो शायन को अगर धरती पे सुला देते हैं, शायन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नहीं, शायन अकेला हाफ मीटर है, उस निशान को भी सुला दो तो ये लेंथ 1 मीटर और ब्रेथ भी 1 मीटर होगी। इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है? 101,325 न्यूटन का, एंड दिस इज ह्यूज। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 101,325 न्यूटन। इसको इसको कहते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम क्यों? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लियर हुआ? ये 1 एटीएम जो मैंने लिखा है, ये समझ आ गया? अच्छा, अब ये बार, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वैल्यू को देखो, 1.01325। मैंने कितने घर के आगे पॉइंट लगाए? 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द 5।
तो ये क्या हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵ बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये क्या है 1 एटीएम ना, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरह से वैल्यूज लिखे होते हैं। कहीं तुम्हें लिख के देगा 1 एटीएम इज दिस, कहीं तुम्हें लिख के देगा 1 एटीएम इज दिस। एक बात और, ये वैल्यू क्या है 1.01 ना, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1.0, ये जीरो के बाद 4 वैल्यू है ना 1.0000, इसको राउंड ऑफ कर दो इंटू 10⁵। अच्छा, इस वैल्यू को क्या नाम दिया है 1 एटीएम, और इस वैल्यू को जो राउंड ऑफ करने के बाद आता है 1 मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं 1 बार। ये बात समझे? तो 1 बार इज बेसिकली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं। व्हाट इज 1 बार? हमने लिखा था ना 1 पास्कल। 1 पास्कल क्या है चीफ मिनिस्टर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऐसे 1 बार क्या है 10⁵ न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 1.00000, मतलब इसको मैं क्या मान सकता हूँ 1। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो 1 बार कितना है 10⁵ न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 10⁵ इंटू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये 10⁵ न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10⁵ इंटू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर ये क्या है पास्कल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बार इज 10⁵। ये यूनिट समझ आ रहे हैं? 1 बार इज 10⁵ पास्कल। इसको भी वैसे चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर लेते। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इतना लिख लो, और अगर समझ गए हो तो बिना देख के लिखो। सिर्फ तुम्हें एक ही वैल्यू याद करना पड़ेगा, वो वैल्यू क्या है, अर्थ सरफेस के 1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितना फोर्स लगता है 101,325 न्यूटन। लिख रहे? अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? नहीं नहीं, यूनिट्स ऑफ, अगर प्रेशर कम है तो किस में मेजर कर लेते हैं पास्कल में, और अगर प्रेशर बहुत 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 ज्यादा लग रहा है तो कहां पहुंच जाते हैं एटीएम में, बार में। कौन? ये पॉइंट के बाद जीरो था ना, तो मैंने इसको ऐसे राउंड ऑफ कर दिया। ये पॉइंट के बाद ये जीरो तो है ही, और ये 4 वैल्यू को भी राउंड ऑफ करके 000, तो ये कितना हो गया 1.00000 इंटू 10⁵ न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, और इसको हमने क्या मान लिया 1 बार। वन एटीएम को क्या लिख सकते हैं? तुम बोलो 1 एटीएम कितना प्रेशर होता है? नहीं, ये नहीं कहा था मैंने। 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी अभी हमने एक काम किया 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन जब 1 मीटर स्क्वायर में लगता है, इसको क्या नाम दिया था 1 बार। ये अभी भी किया था ना हमने। अच्छा, तो एक काम कर सकता हूँ मैं 1 एटीएम, इसको क्या लिख सकता हूँ 101, इसको बार लिख सकता हूँ। और देखो ये 1 एटीएम कितने बार के बराबर है 1 पॉइंट, इसके बाद जीरो है ना, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब 1 एटीएम और 1 बार ये ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, प्रेशर के और भी यूनिट्स होते हैं, अब वो देखते हैं। अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं,
इस कंटेनर में कुछ गैस ले ली, गैस का प्रेशर, हम प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स, गैस। अच्छा, फ्लूइड्स का जनरल मीनिंग क्या होगा? प्रेशर समझ आ गया तुम्हें? अब मैं चैप्टर की तरफ मूव कर रहा हूं, हमें पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का जनरल मीनिंग होता है दैट व्हिच हैव नो शेप, व्हिच हैज होगा कि हैव्स, दैट व्हिच हैज नो डेफिनिट शेप एंड कैन फ्लो, जिसका कोई शेप नहीं और जो बह सके वो फ्लूइड है। तो फ्लूइड जनरली हमारी एक आदत होती है कि फ्लूइड बोलते ही कुछ लिक्विड जैसा इमेजिनेशन में आता है। फ्लूइड का जनरल डेफिनेशन है इसका कोई शेप नहीं हो जो बह सके, गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है। हमें पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो इसमें मैंने क्या लिया, एक फ्लूइड, और अब मैं देख रहा हूं इस फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा। अगर कंटेनर में गैस है और तुम्हें पता करना है कि ये कितना प्रेशर लगा रहा है, तो तुम्हें क्या लेना होगा जयंती, यहां तुम्हें यू ट्यूब लेना, यू ट्यूब लेना, बात मत करो आपस में। हाँ, उसकी कॉपी में देख लो सारे इंपॉर्टेंट मंत्रास, श्लोकास of all the important shastras, उपनिषद, ऋग्वेद। अगर आपको गैस का प्रेशर मापना है तो इस तरह की इन्वर्टेड यू ट्यूब लेते और इस ट्यूब में मरकरी भरी होती, इस ट्यूब में मरकरी भरी होती। ये ट्यूब का जो एंड है ये फ्री है, चीफ मिनिस्टर, ट्यूब का ये वाला एंड फ्री है और ये वाला एंड किससे लगा हुआ है, ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है, गैस से। कनिका एक बात बता, मैं इस ट्यूब को ओपन, इसको ओपन कर देता एंड मैं ये देखता हूं कि ये वाला मरकरी का लेवल और ये वाला मरकरी का लेवल सेम, नहीं समझ, ये वाली एंड फ्री है कनिका और इस वाले एंड में, अच्छा इस वाले एंड में ये अगर फ्री है तो यहाँ एटमॉस्फेयर है और इस वाले एंड में क्या लगा हुआ, गैस या फ्लूइड। अगर यहाँ एटमॉस्फेयर लग रहा है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर के प्रेशर का वैल्यू हमें पता है कितना, 180 प्रेशर। अगर इस यू ट्यूब में दोनों मरकरी का लेवल सेम है तो ऐसा कब हो सकता है। अच्छा, यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, 180, तो ये क्या चाहेगा, इसको नीचे कंप्रेस करना, यहाँ 180 प्रेशर लग रहा है, ये चाहेगा इसको नीचे धकेलना, और अगर यहाँ भी प्रेशर 180 लग रहा है, एक गैस का प्रेशर कितना होगा ये तुम्हें मेजर करना है। हम प्रेशर एंड फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं ना, एक गैस का प्रेशर कितना है मुझे ये मेजर करना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस गैस का प्रेशर। हाँ एग्जैक्टली, देखना ये एक यूट्यूब है, ये वाला एंड फ्री है, तो यहाँ क्या कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, और यहाँ कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस। अगर ये दोनों में मरकरी का लेवल सेम है तो ऐसा कब हो सकता है, यहाँ एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, 180, यहाँ एटमॉस्फेयर 180 प्रेशर लगा रहा है, और अगर ये वाली एंड और ये वाली एंड सेम लेवल पे, ऐसा कब हो सकता है, इस एंड में लगने वाला प्रेशर कितना है, डिफाइंड है 180, और ये लेवल भी इसके बराबर है, मतलब इस एंड में भी कितना प्रेशर लग रहा है, 180। तो अगर ये दोनों लेवल सेम है
तो हम बता सकते हैं गैस का प्रेशर कितना है 180। दीपांचल ये बात समझे? अच्छा इधर देखो, यहां पर स्केल होती है, यहां पर स्केल होती है। अब अगर मैं इस यू ट्यूब में गैस कनेक्ट कर देता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये थोड़ा सा राइज हो गया, ये लेवल कितना राइज हो गया, इतना राइज हो गया, तो बताइए गैस का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से? एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, if level of mercury is same at both, if level of mercury is same at both ends, it concludes that pressure of gas is equal to 1 atm। यही होगा, यह केस 1। केस 2, ये मिटा दूं सारा। केस 2, if the level of mercury if the level of mercury in the open end is raised by 8 centimeter, if the level of mercury in the open end is raised by 8 centimeter, then we conclude the pressure of gas is greater than 1 atm pressure। इतना तो हो गई, इतना लिख सकते। अच्छा, अब ये जो प्रेशर ऑफ गैस होगा, therefore pressure of gas is at least 1 atm plus delta p due to h। ये एक लौती चीज समझ लो, ये से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस प्रेशर का वैल्यू, अगर इस एंड में गैस ज्यादा प्रेशर लगाता है तो ये वाली एंड, इसमें गैस प्रेशर लगा रहा है, ये वाला एंड नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो अच्छा, गैस कितना प्रेशर लगा रहा है? एटलीस्ट 1 एटीएम तो है ही, 1 एटीएम प्लस समथिंग। अच्छा, ये प्लस समथिंग क्या होगा? ड्यू टू एच। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इसको मैंने लिखा डेल्टा पी। ये डेल्टा पी तो है ही, 1 एटीएम तो है ही, प्लस डेल्टा पी। ये डेल्टा पी क्या है? ड्यू टू एच। अब हमें निकालना होगा कि ये जो डेल्टा पी का वैल्यू, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये डेल्टा पी का वैल्यू कैसे आता है? ये डेल्टा पी हम निकाल सकते हैं एच रो, ये हाइट, इस एच को इस लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब हमेशा अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है, अगर तुम्हें फ्लूइड का प्रेशर निकालना है, तो व्हाट इज द मदर इक्वेशन? एच रो जी, एच रो। नेक्स्ट क्लास में ये इक्वेशन का डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल्स, ये एच लिखा है ना। खैर नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? लिख लो।
अच्छा इसको क्या कहते हैं, मैनोमीटर। प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas is measured by instrument known as मैनोमीटर। अगर गैस का प्रेशर मापना है तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैनोमीटर। और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापना है तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बैरोमीटर। समझी, अगर गैस का प्रेशर मेजर करना है तो मैनोमीटर, और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है तो बैरोमीटर। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, बुझते पेरेছি? সত্যি বল। हाँ